Hello everyone, welcome back to another video. And this is a rapid revision class for Indian Contract Act 1872, IC 1872. और इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सेक्शन 1 to 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 हम कर चुके हैं। जो पीछे मैंने वीडियो बनाई है मैं उसका लिंक आई बटन में भी कार्ड एक पोस्ट कर दूंगा जिसके आप देख सकते हो पुरानी वीडियो भी। सो आज विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्दर सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आज हम करेंगे सेक्शन 31 टू सेक्शन 40। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ठीक है, अब चैप्टर 3 ऑफ आईसीए ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हो रहे हैं, अनुबंध कौन से हो रहे हैं जो कि कंटिंजेंट है। ठीक है, अब कंटिंजेंसी हमें समझनी पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते कैसे हैं, कंटिंजेंट अनुबंध कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन 31 में दी हुई है, वो समझते हैं पहले। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कंटिंजेंट अनुबंध एक अनुबंध होता है जो कि टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए समथिंग। ठीक है, इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट कोई घटना कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, वो घटना उस अनुबंध से जुड़ी हुई है, डज और डज नॉट हैपन, होती है या नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका 31 का। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी ₹10,000। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि तेरे को 10,000 रुपये दूंगा। इफ बी इज हाउस इज बर्न, अगर तेरा घर जल जाता है तो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यह क्या है, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर बी की घर की कीमत 2,000 रुपये होगी तो वह अपना घर खुद ही जला देगा, कंटिंजेंसी को पूरा कर देगा, तो ए को अब उसको बी को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल था, बस इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ए बी से कहता है कि कल बारिश आई ना, कल बारिश आई तो तेरे को 1,00,000 रुपये दूंगा। अब क्या बारिश आना कंटिंजेंसी नहीं है, कंटिंजेंसी है ना। जैसे ही बारिश आएगी बी बोलेगा ये को दे 1,00,000 रुपये। तो चलो ये तो वेजरिंग में फॉल कर गया, लेकिन ये तो वेजरिंग में फॉल कर गया, वेजर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इससे मिलते जुलते जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ए बी को बोलता कि तेरे को 10,000 रुपये दूंगा अगर तेरा घर जल जाता है तो। ठीक है, तो ये है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को मैं आसान भाषा में हिंदी में समझा देता हूँ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंसी एक वह वस्तु होती है जैसे जो एक इवेंट, जो अनुबंध का जो मेन इवेंट है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट का कोई मेन इवेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है कंटिंजेंसी पे। इफ कंटिंजेंसी विल अकर देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंक्लूडेड। इफ कंटिंजेंसी फेल्स देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑल्सो कंक्लूडेड, ऑल्सो डिस्चार्जेस कंक्लूडेड। ठीक है भाई, देखो कॉन्ट्रैक्ट को कभी ना कभी कंक्लूड तो होना है, समाप्त तो होना है। या तो वो पार्टीज के राइट लेकर मतलब राइट्स को संवार देगा या फिर पार्टीज के राइट्स को विफल कर देगा। तो यही है, कंटिंजेंसी एक वही इवेंट है जो कि होना है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनाया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट को तभी बनाया गया है तब वह कंटिंजेंसी उस पर निर्धारित है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी से कहता है कि मैं गाड़ी ले लूँगा कल, कि मैं कल गाड़ी ले लूँगा, और वो गाड़ी मैं तेरी बहन को, जो बी की सिस्टर है, वो ए की वाइफ है। ए बी को कहता है कि कल मैं गाड़ी ले लूँगा कल, और जो तेरी बहन है ना उसको तोहफे में दे दूँगा, पर जो मेरे पेंशन के पैसे फंसे हुए हैं ना 50 लाख रुपीस डिपार्टमेंट में, वो अगर कल ही मेरे पास मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं तो। अब कंटिंजेंसी क्या है इसमें कंटिंजेंसी, ए के अकाउंट में वो उसके पेंशन के पैसे क्रेडिट होना। अगर भाई पैसे क्रेडिट हो गए तो अब वो गाड़ी दिलाएगा, अगर नहीं दिलाएगा तो अब बी ए पे केस फाइल कर देगा कि इसने वादा किया था, और बी की जो सिस्टर है, जो ए की वाइफ है, वो पार्टी बन के ए पर केस फाइल कर देंगे। इसने वादा किया था, देखो अब इसके पैसे भी आ चुके हैं अकाउंट में, अब ये गाड़ी नहीं दिला रहा मेरी बहन को। तो अब पैसे आना ही के अकाउंट में क्या था, कंटिंजेंसी थी। ठीक है, तभी तो वो इवेंट हुआ ना, तभी तो उसने वो गाड़ी लेगा ना। अगर वो पैसे आए नहीं, भाई आ भी गए तब भी उसने नहीं ली। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज होने में, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड होने में क्या कंटिंजेंसी है, उस एक अकाउंट में उसके पेंशन के पैसे आना। ठीक है, क्रेडिट होना, वो कंटिंजेंसी है। तो यह कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक चीज का होना कॉन्ट्रैक्ट के डिसाइड होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूड होने से पहले वो होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म किया जाएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट विफल हो जाएगा। ठीक है, वो फेल्स हो जाएगा। ठीक है, वो
वो कंक्लूडेड एज डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब डिस्चार्ज भी क्या, वो अब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह कंटिजेंसी पर टिका होता है। कंटिजेंसी क्या थी, एक अकाउंट में पैसा आना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं लगातार एक साल तक 50,000 वीडियो बनाऊंगा पढ़ाने की। मैं यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ दूंगा वीडियो बनाने का, मैं ये कहता हूँ आपसे। परंतु क्या मैं कब बनाऊंगा 50,000 वीडियो एक साल में लगातार? एक साल में कोई बना सकता है भाई? खूब मेहनत करे तो 50,000 वीडियो खूब बना सकते हैं। दिन में एक आदमी 2-2 हज़ार वीडियो डाले तो 50,000 अपने आप हो जाएगी, ठीक है, वो तो 1-2 महीने में ही हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई मैं पढ़ाने की लॉ पढ़ाऊँगा, मैं लेजिस्लेटिव लॉ पढ़ाऊँगा, और आपको जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं मेरे, उनको मैं वीडियो दिखाऊँगा, और एक साल में कम से कम मैं मान के चलो 50,000 तो मैंने ज़्यादा बोल दी, मैं 2,000 वीडियो डालूंगा। अगर तो क्या होता है, कंटीजेंसी में क्या लगाऊँ, जहाँ पे ए अगर तो आ गया ना, अगर तो यह होगा, मैं बोलता हूँ अगर तो मेरे यूट्यूब पर 10 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं, तो कंटीजेंसी क्या है, वीडियो डालने मैं वीडियो तो बाद में डालूंगा ना, पर पहले क्या फुलफिल होगा, मेरे यूट्यूब पर 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, तभी मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो यह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको प्रपोजल भेजा कि भाई मैं ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूँ, इतनी वीडियो बनाऊंगा मैं, आपने वह सुना, आपने बोला ठीक है सर, वो ठीक है मोहित बना देना अगर बना सकते हो तो। पर मैंने कहा कंटीजेंसी है, इसमें क्या कंटीजेंसी है, यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में तभी होगा, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा अगर तो मेरे 10 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब पे हो जाते हैं 2 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर, तभी मैं स्टार्ट करूँगा वे 2,000 वीडियो बनाना, ठीक है। तो अगर मेरे अब 10 मिलियन व्यू हो जाते हैं तो, और मैं फिर ब्रीच करता हूँ, और फिर मैं वो वीडियो बनाने 10,000 वो 2,000 वीडियो का मैं एक भी वीडियो नहीं बनाता, उसके बाद कहता हूँ मेरे तो अब 10 मिलियन व्यू हो गए, मैं तो पॉपुलर हो गया, मैं तो नहीं बनाता अब, ठीक है, मैं तो नहीं बनाता अब। तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन्होंने कहा था कि ये इनके 10 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे, इनकी कंटिजेंसी थी कि 10 मिलियन व्यूज़ होएंगे तो ये वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे और भी जो लॉ के पार्ट हैं, जो और लेजिस्लेटिव लॉ के पार्ट्स हैं, जो कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, वो बताएंगे, पर अब ये बना नहीं रहे। तो कोर्ट बोलेगा, पर ये तो पर्सनल सर्विस में आ जाएगा, लेकिन कोर्ट इसमें बोल सकता है कि भाई आपकी कंटिजेंसी पूरी हो चुकी है ना, आप तो बनाइए वीडियो, ठीक है, लेकिन ये पर्सनल सर्विस है, ये एग्जांपल थोड़ा फिट नहीं बैठा, लेकिन ऐसे ही कंटीजेंट इवेंट वो होते हैं, ठीक है, मान भी लीजिए फिट बैठा। चलो अब हमारा सेक्शन 31 हो गया, हम पढ़ते हैं सेक्शन 32, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक कंटीजेंसी थी, अब वो कंटीजेंसी जैसे ही फुलफिल हो गई ना, कंटीजेंसी जैसे वो घटना जो निर्धारित थी कि वो होनी है, तो जैसे ही वो फुलफिल होगी ना, ऐसे ही अब कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स करा सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हरकत में ला सकते हो। अब सेक्शन 32 की बॉडी पढ़ेंगे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। जो कंटीजेंट अनुबंध होते हैं, एक घटना वाले, जिस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड होने में उससे पहले एक घटना होनी है, एक इवेंट होना है, ठीक है, तो वही कह रहा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू, वही कंटीजेंट अनुबंध कुछ करने के लिए, और नॉट टू डू एनीथिंग या कुछ नहीं करने के लिए, सॉरी इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, अगर एक अनसर्टेन मतलब उस इवेंट को कोई पता नहीं था कि वो होगा भी या नहीं होगा, कुछ भी है, रेशियो कैसा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स। जैसे ही एक फ्यूचर इवेंट जो होने वाला है, कंटीजेंसी किसके लिए होती है, पास्ट के लिए थोड़ी होती है, प्रेजेंट के लिए थोड़ी होती है, किसी फ्यूचर इवेंट के लिए होती है जो आगे चलकर होगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपना रोल प्ले करूंगा। तो यही कह रहा है, इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, कि जो अनसर्टेन इवेंट जो दोनों पार्टीज के बीच में उसके ऊपर कंटीजेंसी लगी थी वो होता है, तब क्या होगा, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस, तो कब होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ, कब होगा, अनलेस एंड अल्टिल दैट इवेंट हैज हैपेंड, जब तक कि वो इवेंट घटा नहीं है ना, तब तक उसे कानून भी एनफोर्स नहीं करा सकता। जैसे ही वह इवेंट घटा, कानून ने उसको एनफोर्स कराया। तो मान के चलिए जो बारिश का आता है, बारिश का तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर बारिश के एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ए ने बी को कहा कि भाई बी मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा अगर कल तक खूब धुआंधार बारिश आ जाती है हरियाणा के गुड़गांव में। तो बी कहता है इसमें भी कोई बात, अब तो मानसून आने वाला, बादल छाने वाले हैं, देख तू कल बहुत तेज बारिश आएगी। अब क्या ए के कंट्रोल में है, बी के कंट्रोल में है बारिश का नकल, ये कंटिजेंसी है ना, कि बारिश एक अनसर्टेन इवेंट है भाई, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, और एक्चुअली में कल बारिश आ जाती है, ठीक है। तो बी क्या कहेगा, जैसे ही वो हुआ ना, जैसे ही बारिश हुई तो बी उसको कहेगा दे मेरे पैसे, जो तूने बोला था दूंगा तेरे को पैसे कल अगर झमाझम बारिश आएगी
तो अब ये मना नहीं कर सकता। ये तो चलो थोड़ा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, वो मैंने पहले बता दिया, वेजरिंग का है ये थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर भी अब कोर्ट में भी जाएगा ना, ये उसको मना कर देता नहीं दे रहा, तो अगर यह एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 की बॉडी को एक बार और इसकी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, ठीक है, दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, एक कंटिंजेंट अनुबंध है और उसमें क्या होना है, कंटिजेंसी क्या है, कुछ कुछ होनी है या कुछ नहीं होनी है, मतलब कुछ कार्य होना है, इवेंट अकर होना है या इवेंट अकर नहीं होना है। इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, अगर एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट घट गया, एक जो ऐसा इवेंट था, जो ऐसा घटना थी जिसकी तो कोई भी सुनिश्चितता नहीं थी, उसकी तो कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी, मतलब पता नहीं था किसी को भी ये होगा या नहीं होगा, तो वही कह रहा है इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, एक फ्यूचर में आने वाला जिसकी कंटिजेंसी लगाई गई थी वो घट जाता है, उसकी घटना हो जाती है उस इवेंट की, हैपन, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, जनरल रूल तो है भाई, उसको एनफोर्स नहीं कर सकते कानून के द्वारा। कब कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल, कब कर सकते हैं, दैट इवेंट हैज हैपेंड, दैट इवेंट हैज हैपेंड, ठीक है, जब तक वह इवेंट जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, जब तक वो घटा नहीं है ना, तब तक की उस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अगर घट गया उसी टाइम बना देंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर वह इवेंट इम्पॉसिबल ही हो जाता है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें, वो सारे तो मैंने उसके वेजरिंग से कनेक्ट किए थे, अब मैं ये रियल एग्जाम्पल देने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, इसका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। अब एक होता है, इसी से पहले इलस्ट्रेशन से लेते, फिर मैं अपने सेल्फ मेड एग्जांपल्स दूंगा। इलस्ट्रेशन ए पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 32 की। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए एक कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध में आता है बी के साथ, टू बाय बीज हॉर्स, और ए क्या खरीदना चाहता है, बी का घोड़ा। इफ ए सर्वाइव सी, अगर ए जो मैं हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा जीता हूँ किससे, सी से, तो अब दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कानून भी एनफोर्स नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, अनलेस एंड अनटिल सी मर नहीं जाता और ए उसको सर्वाइव नहीं कर जाता। मतलब कंटीजेंसी क्या थी ए उनके कॉन्ट्रैक्ट की, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की, भाई मैं ए हूँ और मैं बी तेरा घोड़ा खरीदूंगा, और क्या मेरी कंटीजेंसी, मेरी शर्त क्या है कि मैं ज़्यादा जीऊँगा और सी में से पहले मर जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जब तक एनफोर्समेंट नहीं जा सकती कानून के द्वारा, जब तक कि क्या नहीं होता, जब तक कि सी मर नहीं जाता ए की लाइफ टाइम में, मतलब ए जिंदा है और सी मर गया, तब बी बोलेगा अब तो वह मर गया, तूने उसको सर्वाइव कर लिया, तू उससे ज़्यादा जी रहा है, तो अब मेरा घोड़ा खरीद, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर। ठीक है, ये 32 था। अब मान के चलिए एक ए है जो कि ट्रेडर है आलमंड का, बादाम का, और एक बी है जो कि शादी का कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो खाना खुना बनाता है, मतलब मान के चलिए वो हलवाई है। ठीक है, तो शादियों का सीज़न है, बी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं कि भाई सबकी शादी में मैं अच्छा खाना बनाऊंगा, और सर्दियों में शादी है तो बोला हुआ है कि भाई गाजर का हलवा बनाऊंगा और उसमें इतने आलमंड डालूंगा, उसमें गाजर के हलवे में इतने बादाम डालूंगा कि दुनिया पागल हो जाएगी खाते खाते। अब क्या होता है, बी फिर ए के पास जाता है जो आलमंड का ट्रेडर है, वो क्या बोलता है, बोलता है ए से बोलता है बी कि भाई मेरे को 50 बैग पूरे जो 50 किलो के थे वो आलमंड के चाहिए। वो किसके चाहिए, वो आलमंड के चाहिए, मतलब बादाम के ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। तो बी बोलता है ए को पता भाई पैसे कितने होंगे, वो बताता है पैसे इतने होंगे। तो अब वो बोलता है, ए बोलता है भाई 50 बैग तो मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल, लेकिन मेरी एक शिप आ रही है, कहाँ से, मुंबई से शिप आ रही है, वो दिल्ली के ट्रेडर होते हैं, मुंबई से मेरी एक शिप आ रही है, उसमें बादाम ही बादाम भरे हैं, और मेरी शिप अभी है, मतलब यूँ लगा लो 6 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, 6 घंटे में आ जाएगी, तो उस शिप का आना ही कंटिजेंसी है उस बादाम के बोरो बैग्स के लिए, डिलीवरी बी के लिए। ठीक है, अब मान के चलिए अब शिप के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, भाई शिप जो समुंदर से आ रही है वह डूब भी सकती है। अब तो यही हुआ जो हमारा सेक्शन 32 का जो लेटर पार्ट है, मैं उसके बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यही हुआ, कंटिजेंसी क्या थी, शिप का आना और फिर उसमें से बोरे उतरेंगे बादाम के और वो सीधा फिर बी को मिलेंगे जो कि शादी में अच्छा हलवा बनाएगा और उसमें बहुत सारे ढेर सारे बादाम डालेगा। अब क्या हुआ भाई, शिप की कंटिजेंसी क्या है, शिप भी तो एक शिप है, उसको भी तो एक उसका कैरेक्टर चला रहा है, एक उसका कैप्टन चला रहा है, वो भी तो ह्यूमनों से गलती हो सकती है। भाई शिप डूब जाती है, शिप पानी में सिंक कर जाती है, मतलब वो बिल्कुल डूब जाती है,
कुछ भी नहीं बचता। बादाम क्या, उसमें जो व्यक्ति थे, जो सेलर था और जो कैप्टन था, वो भी नहीं बचते। तो अब जैसे ही वो शिप डूबी तो ये क्या हो गया, ये कंटिजेंट कंट्रैक्ट फेल हो गया, ठीक है, कंटिजेंट कंट्रैक्ट फेल हो गया, ठीक है। वो कंटिजेंसी थी शिप का पोर्ट पर आना और ई बोरो को उतार कर बी को दे देगा, ठीक है, ये कंटिजेंसी थी। और वो भी एग्री हुआ था इसमें, बी भी एग्री हुआ था कि भाई ठीक है ये पैसे तो रखो, तुम्हारी शिप तो आ जाएगी। लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो डूब गई। और जिस टाइम वो डूबी उस टाइम ही वह कंट्रैक्ट क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है, शून्य हो चुका है। किनके बीच में, ए और बी के बीच में, उस बादाम से रिलेटेड, ठीक है। और अब इस ए और बी में कंसिडरेशन क्या थी, कंसिडरेशन क्या थी बताओ, लेन देन क्या था। बी ए से क्या ले रहा है, बादाम ले रहा है, और ए बी से क्या लेगा, उसके बदले में पैसे लेगा, ठीक है, ठीक है। या ये बोल देगा, कंसिडरेशन यह भी हो सकती है, ए बी को बोल दे यार तू इतना अच्छा हलवाई है, तेरा बहुत नाम सुना है, अब सर्दियाँ तो चली रही हैं, तू एक काम करियो, मेरे 50 बैग तो तेरे को मैं वैसे ही दे दूंगा, तू शादी में खूब अपने कमाइयो, लेकिन तू जैसे मेरी सर्दी आ रही है, मेरे लिए 1000 किलो गाजर का हलवा बना दियो, मैं अपने घर पे अपने परिवार वालों को सबको खिलाऊंगा पूरी सर्दी, वो खूब फले फूलेंगे। तो यह भी हो सकती है कंसिडरेशन, ठीक है। लेन देन यह जरूरी नहीं है कि बी ए को बादाम की जगह पैसे ही दे, कंसिडरेशन में पैसे ही दे। ए बोल देगा भाई मेरे को मैं तेरे को बैग दे दूंगा ऐसे ही, लेकिन तू है ना मेरे लिए 1000 किलो हलवा बना दियो गाजर का, मैं अपने सर्दियों में खूब खाऊंगा। तो यह भी कंसिडरेशन हो सकती है। लेकिन हमारा मेन एग्जांपल इससे पहले वाला था, जो कि जैसे ही वो शिप डूबी जो बादाम को लेके आ रही थी दिल्ली में तो कोई पोर्ट ही नहीं है, क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मुंबई का मान लीजिए, वो ट्रेडर मुंबई के हैं। तो जैसे ही वो शिप डूबी मुंबई के समंदर में, भाई आने ही वाली थी पोर्ट के ऊपर, वो डूब गई। वैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो चुका है, वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में क्या हो चुका है, वॉइड, शून्य, जीरो, ठीक है, नील हो चुका है वो। तो यह था हमारा सेक्शन 32। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 33, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, उन अनुबंधों का क्या होगा, उन अनुबंधों की क्या कभी हरकत में वो आएंगे, एनफोर्समेंट उनकी होगी, जो कि घटना कभी घटने ही नहीं वाली, सॉरी जो कि इवेंट अभी कभी घटने ही नहीं वाला, वो 33 में उसका बताया हुआ तोड़। अब बॉडी पढ़ेंगे हम 33 की। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू, जो कंटिजेंट अनुबंध होते हैं कुछ करने के लिए, और नॉट टू डू एनीथिंग, या कुछ चीज ना करने के लिए। इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, कि एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है वो नहीं होना है, तब कुछ कार्य होगा और या तब कुछ कार्य नहीं होगा। कैन बी एनफोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो वो तुरंत उस टाइम एनफोर्सिबल, वो तो उस टाइम एनफोर्स किया जा सकता है जब जो हैपनिंग है उस इवेंट की, उस अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की जिसके बारे में कंटिजेंसी लगाई गई है। व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, जब वो उसका इवेंट का होना बिल्कुल असंभव हो गया है, तब से ही उसको एनफोर्स किया जा सकता है उस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन की सेक्शन 33 की इलस्ट्रेशन समझेंगे। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। अब ए बी से एग्रीमेंट कर लेता है, क्या कहता है कि बी मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा अगर वो एक जो समुद्र में आज जहाज गई है वो अपना कार्य कर कर हमारे इस पोर्ट पर वापस आ जाएगी, तो ठीक है। ये उनके बीच में एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या शिप अभी उनके पास आ चुकी है, भाई अभी तो शिप गई है पोर्ट से, कुछ कार्य करेगी, 2-3 दिनों में आएगी वापस, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई ए बोलता है कि ये शिप नहीं आएगी, बी बोलता है आ जाएगी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी तो कुछ बोलता नहीं है, ये उससे कर लेता है एक करार कि भाई ये शिप आ गई तो तेरे को पैसे दूंगा, अगर शिप नहीं आई तो तू मेरे को दियो, ठीक है। 10 शिप इज संक, अब वो शिप जो समुद्र की जहाज होती है वो डूब चुकी है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द व्हेन द शिप सिंक। अब कॉन्ट्रैक्ट को ए वर्सेस बी कैसे कर सकता है, ए अब कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कैसे करवा सकता है, जैसे ही वो समुद्री जहाज डूबी ना वैसे ही वो कोर्ट में जा सकता है, उसको बोल सकता है भाई शिप डूब चुकी है, पैसे दे दे जो मैंने बोला था कि मैं तेरे को दूंगा, और तूने बोला था अगर आ गई, नहीं आई तो तू देगा, आ गई तो मैं दूंगा, तो दे। अब वो नहीं आई, वो डूब गई, तो उसी टाइम हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 34। When event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. When event on which contract is contingent, जब एक घटना है जिस पर एक अनुबंध कंटिजेंट है, मतलब टिका हुआ है, वो इवेंट होगा तब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, वरना नहीं होगा। टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, अब मान लो कि वह असंभव हो गया है, क्यों असंभव हो गया है,
इफ इट इज अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, अगर तो वह फ्यूचर कंडक्ट है, मतलब किसी एक कोई एक पर्सन जीवित था, उसकी वजह से ही कुछ वो जो कंटिजेंसी थी वो फुलफिल होनी थी। अब वो लिविंग पर्सन ही डिजीज पर्सन में बदल गया है, तो अब वो क्या होना है, क्या वो अब कंटिजेंसी क्या कभी पूरी होगी, कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इसी की अब 34 की बॉडी को पढ़ेंगे हम। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट, अगर एक फ्यूचर मतलब बाद में कोई घटना घटने वाली है, ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट, और उस घटना के घटने पर ही, जो घटना फ्यूचर में होने वाली है, कोई इवेंट फ्यूचर में होने वाला है और उस इवेंट के होने पर ही एक अनुबंध कंटिजेंट है, तो उस कंटिजेंट है, ठीक है। इज द वे इन विच द पर्सन विल एक्ट एट अ अनस्पेसिफाइड टाइम, और कंटिजेंसी क्या है कि एक व्यक्ति किसी एक जो टाइम मैंने बता रखा है, एक समय बता रखा है, उस पर कुछ एक्ट करेगा, उस पर कुछ कार्य करेगा, और वो जैसे वो व्यक्ति कार्य करेगा तो हमारी कंटिजेंसी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में कंटिजेंसी लगाई हुई है वह पूरी हो जाएगी, वह पूर्ण हो जाएगी। या वो कुछ कार्य नहीं करेगा तब भी कंटिजेंसी पूरी हो जाएगी। विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम, और बताया भी हुआ है कि भाई 2 साल में वह फ्यूचर इवेंट होना है, वह व्यक्ति 6 साल में कुछ फ्यूचर इवेंट कर देगा जिससे कंटिजेंसी फुलफिल हो जाएगी, या कंटिजेंसी फुलफिल नहीं होगी 2 महीने में करेगा, 1 महीने में करेगा, वो टाइम उसमें तय किया जाएगा उस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। और अदरवाइज देन अंडर अदर कंटिजेंसीज, या कुछ और टाइम के साथ साथ कुछ और भी अदरवाइज शर्तें लगा सकते हैं कंटिजेंसीज के साथ साथ, ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, ए बी से वादा करता है कि मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर तू बी सी से शादी कर लेता है, ठीक है, सी से शादी कर लेता है। अब क्या है, अब इस पे कंटिजेंसी किस पर डिपेंड करती है भाई, सी के कंडक्ट पे करती है ना, जो लड़की है जो बी से शादी करेगी तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा। तो सी के लिविंग कंडक्ट पे, सी के जो सी है, जो वुमेन है जो बी से शादी करेगी जिस पे कंटिजेंसी टिकी हुई है, अब सी पे टिका हुआ ना सारा भार कंटिजेंसी के होने का, फ्यूचर इवेंट के, भाई फ्यूचर में शादी हो गई तो बी के साथ, तो ए उसको पैसे देगा बी को, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, तो कुछ भी पैसे नहीं देगा। तो यही है एग्जाम्पल में, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए वादा कर लेता है बी से, एक एग्रीमेंट कर लेता है, एक करार कर लेता है कि बी मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा, और कब दूंगा, इफ आ गया तो कंटिजेंसी, इफ बी मैरिज सी, कि तू जब सी से शादी कर लेगा, ठीक है, सी कोई लड़की है, सी मैरिज डी, पर अब सी है जो वो डी से शादी कर लेती है, किसी और से, बी से नहीं करती, डी से कर लेती है। तो अब देखिए, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर इम्पॉसिबल, तो अब माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, जो अब शादी होनी थी बी और सी की, जिसपे कंटिजेंसी डिपेंड कर रही थी कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट के होने में, अब वह इम्पॉसिबल सी मान ली गई है, अब वह इम्पॉसिबल सी मान ली गई है। भाई अब सी ने डी से शादी कर ली तो अब क्या शादी होगी उनकी, ठीक है, ये इम्पॉसिबल सी मान ली गई। पर ऑल दो फिर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई, यह हो सकता है कि जो डी है वह मर जाए एंड डैट सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी, और फिर उसके बाद जैसे डी मरता है उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर सी बी से शादी कर ले, यह भी हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सीधा 34 में यह बता रखा है, एक लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड करती है एक फ्यूचर इवेंट की कंटिजेंसी। अगर लिविंग पर्सन ने कुछ कंडक्ट किया और वो समय रखा हुआ था उसके दौरान किया, या समय नहीं भी रखा हुआ था तो उसके दौरान किया, तो कंटिजेंसी फुलफिल हो जाएगी। अगर लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब कंटिजेंसी बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अब कुछ भी नहीं हो सकता, नॉन एनफोर्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर इसमें एनफोर्सिबिलिटी के बारे में दिए नहीं रखा, इसमें यह दे रखा है कि बस लिविंग पर्सन के कंडक्ट के बारे में समझिए आप। लिविंग पर्सन ने कोई कंडक्ट किया और उस लिविंग पर्सन के एक कंडक्ट पे ही एक कंटिजेंसी टिकी हुई थी कि उस लिविंग पर्सन को फ्यूचर में कोई एक इवेंट करना है, और इस हमारे एग्जाम्पल में इवेंट उसको क्या करना था, सी को, लिविंग पर्सन को एक बी से, जिसको ए ने वादा किया था कि तेरे को पैसे दूंगा, उससे शादी करनी थी, पर उसने डी से शादी कर ली। तो डी से शादी करती है, अब सब मान रहे थे कि जो ए ने बी से वादा करा था तेरे को पैसे दूंगा, अगर सी बी से शादी कर लेगी, सी ने एक्चुअल में शादी कर ली डी से, तो अब सब मान रहे हैं कि भाई अब उनकी शादी हो गई है, सी और डी की शादी हो चुकी है, अब बी किससे शादी करेगा, अगर वो दुल्हनिया है ही नहीं तो उसके लिए, ये मान रहे हैं। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी कानून और राइज कर रहा है कि बाद में यह भी हो सकता है कि डी मर जाए और फिर सी बी से शादी कर ले,
तो क्या वो कंटिजेंसी पूरी होगी? ऑब्वियसली होगी, लेटर पार्ट में भी एग्जाम्पल के, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 35, ये 34 मैंने अच्छे से समझा दिया। अब 35, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड, जब अनुबंध कब शून्य हो जाते हैं, विच आर कंटीजेंट और हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, जो कंटीजेंसी होनी है और वो कंटीजेंसी कब फुलफिल होनी है, एक समय निर्धारित कर रखा है उसमें होनी है। 34 में समय भी निर्धारित कर रखा था और समय निर्धारित नहीं भी कर रखा था, लेकिन 35 में एक समय निर्धारित कर रखा है, उसमें वह कंटीजेंसी होनी है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब 35 की बॉडी हम पढ़ते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, एक कंटीजेंट अनुबंध है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, अगर एक स्पेसिफाइड बताया हुआ कि यह होना है तो कंटीजेंसी पूरी होगी। बताया हुआ है कि कौन सा इवेंट होना है, ठीक है। इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, एक स्पेसिफाइड बताया हुआ अनसर्टेन इवेंट वो क्यों है अनसर्टेन घटना, वो क्यों है? क्योंकि भाई पता नहीं वो कब हो सकती है, लेकिन जो टाइम बताया ना कि 2 महीने, उसके भीतर हो सकती है, ठीक है, वो हुआ तो। इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स टाइम, और वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट कब होता है? जो टाइम बताया हुआ है ना कंटीजेंसी में, जो टाइम लिखा हुआ उसके अंदर होती है वो। becomes void if at the expiration of time fixed such event does not happen, तो ऐसे में ही अगर जो टाइम तय कर रखा था एक इवेंट के होने में, अगर वो टाइम निकल चुका है, तो अगले दिन से ही, जिस दिन से वो टाइम निकला अगले दिन से ही माना जाएगा कि वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड, शून्य हो चुका है, ठीक है। और कब से? एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड, जब से वो टाइम फिक्स किया गया था ना उस कंटीजेंट इवेंट के, उस कंटीजेंसी के होने में, जैसे वो टाइम जो फिक्स किया गया था वो निकला, वो एक्सपायर हुआ, मतलब वो एक्सपायर हुआ, सीज हुआ, सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, और जब तक भी वह कंटीजेंसी, वो इवेंट जो अनसर्टेन इवेंट था वो हुआ नहीं है, तो वॉइड हो जाएगा वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इफ, या और कब हो सकता है? बिफोर द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, या जो टाइम फिक्स किया हुआ था एक कंटीजेंसी के होने में, जो टाइम फिक्स किया हुआ था एक कंटीजेंसी के होने में, एक फ्यूचर इवेंट होना था अनसर्टेन, ठीक है, पर स्पेसिफाइड टाइम में होना था, पर वह टाइम से पहले ही अब वो जो है वो इवेंट है वो इम्पॉसिबल सा ही हो गया कि वो अभी संभव ही नहीं है होना, तो भी वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और 35 का पैरा 2, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स में बी एनफोर्स्ड, कब अनुबंध एनफोर्स किए जाएंगे, मतलब हरकत में लाए जाएंगे कानून द्वारा या किसी पार्टी द्वारा। विच आर कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब 35 के पैरा 2 में क्या बता रखा है? एक इवेंट होना है और उस इवेंट के होने में, वो होना तो है लेकिन कोई टाइम भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, कोई समय सीमा नहीं बता रहा कि कब वो एक अनसर्टेन इवेंट होना है, तो अब इसमें उसके रूल्स बता रखे हैं। 35 के पैरा 2 पढ़ रहा हूँ। बॉडी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, एक कंटीजेंट अनुबंध है कुछ होने के लिए या कुछ ना होने के लिए, कुछ कार्य, ठीक है। इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन, अगर एक स्पेसिफाइड, जो बताया हुआ एक स्पेसिफाइड कार्य है जिसपे कंटीजेंसी टिकी हुई है, वो नहीं होता है, और कब नहीं होता है? विद इन अ फिक्स टाइम, एक समय जो फिक्स्ड है उस कंटीजेंसी के होने के लिए, वो उस समय में नहीं होता है। मे बी एनफोर्स बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, तो उसी टाइम एनफोर्स किया जा सकता है कानून के द्वारा जब वो टाइम एक्सपायर हो चुका होता है, ठीक है। एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपन, और वो इवेंट जो होना था कंटीजेंसी पे टिकी हुई थी वो हुआ नहीं, अब तक वो हैपन नहीं हुई है, मतलब हरकत में नहीं है। और बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, या जो टाइम फिक्स किया गया था उसके होने के लिए वो एक्सपायर हो चुका है। इफ इट बिकम सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, और ये पुख्ता हो गया है कि अब वो इवेंट होने भी नहीं वाला, ठीक है। ऊपर तो इम्पॉसिबिलिटी दिखा रखी थी पैरा 1 में, 35 के पैरा 1 में, लेकिन नीचे सर्टेनिटी दिखा रखी है कि सबको बेयर आई से दिख रहा है कि अब जो इवेंट जो एक अनसर्टेन, जो एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होना था वो अब होता दिखाई नहीं दे रहा है। इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन जो सर्टेनिटी है, जो 6 सेंसेस है ह्यूमन बॉडी की, वो बता रही है कि अब वो होगा नहीं, ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन से 35 को समझते हैं। ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए वादा करता है बी को, मैं तेरे को पैसे दूंगा, बोलता कि 50,000 रुपये दूंगा, और कब दूंगा? इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, तो टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि एक समुद्री जहाज जो आज यहाँ से मुंबई से गई है वो 1 साल के भीतर लौट के आ जाती है, ठीक है, आज से 1 साल के बाद। अब देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर। अब बी
कॉन्ट्रैक्ट को, उस अनुबंध को कब एनफोर्स करा सकता है? जैसे ही वो शिप 1 साल से पहले भी आ जाती है। भाई शिप मान के चलिए ए ने तो टाइम दिया था भाई 1 साल में, 1 साल के भीतर भीतर ही आ जाती है तो मैं तेरे को पैसे दूंगा 50,000 रुपये, लेकिन शिप आ जाती है भाई 6 महीने के अंदर ही लौट के, तो बी अब उसी टाइम 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने 1 दिन के मतलब होते ही जैसे वो शिप 6ठे महीने आई, वो अगले दिन ही उस कॉन्ट्रैक्ट को, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। किसके विरुद्ध? ए के विरुद्ध, और अपने 50,000 रुपये ले सकता है, ठीक है। एंड बिकम्स वॉइड, और वॉइड अब शून्य कब हो जाएगा वही कॉन्ट्रैक्ट? इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन द, अगर वो जो शिप मुंबई के पोर्ट से आगे बढ़ी थी कहीं जाने के लिए, वो तो थोड़े दिनों बाद उसकी खबर आती है कि वह तो जल गई, तो अब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है ए के विरुद्ध कि भाई अब वो शिप आने ही नहीं वाली, सर्टेनिटी है कि शिप जल गई है, तो आएगी कैसे? क्या उसकी राख आएगी वापस मुड़ के मुंबई पोर्ट पे? नहीं। तो अब भी बी ए से ए के खिलाफ उस कॉन्ट्रैक्ट को, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, उससे पैसे ले सकता है जो भी उसने बोला था कि मैं तेरे को पे करूंगा, ठीक है। तो यह था हमारा 35 पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 36, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 31 से लेकर 36 तक है। अगर फाउंडेशन क्लासेस होती तो मैं बेरेट से ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो थोरोली एक्सप्लेनेशन नहीं निकल पा रही है, मतलब इंटरप्रिटेशन हल्की फुल्की, जो मेन इसमें कंसेप्ट हैं जो इतने कम समय में नहीं हो सकते, वो भी मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेक्शन 36, अब इस सेक्शन 36 को हम रीड विद कर सकते हैं, रीड विद कर सकते हैं सेक्शन 56 पैरा 1 के साथ, ठीक है। 56 हमें क्या बताता है? 56 हमें रूल्स देता है फ्रस्ट्रेशन के, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के रूल देता है हमें सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के रूल देता है सेक्शन 56। तो हम 36 को लिंक विद, रीड विद कर सकते हैं 56 के साथ, आईसीए के साथ। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 36, एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। अब करारनामे वो वॉइड हो जाएंगे जो किस पर टिके हुए हैं? एक कंटिजेंसी पे टिके हुए हैं, जो शुरू से ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, ठीक है, तो वो वॉइड होते हैं शुरू से ही। कंटिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कोई कंटिजेंट अनुबंध हुआ कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, क्या? इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, कि अगर कोई जो असंभव एक घटना है वो घटी तो मैं कुछ करूंगा या मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। आर वॉइड कह रहा है वो शून्य है, ठीक है। क्यों? वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नोट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, तो वो स्टार्टिंग से शून्य है। ये नहीं वो पार्टी कह सकती बाद में कोर्ट में आके कि हमें तो पता ही नहीं था ये कि जिस इवेंट के बीच में हम कंटिजेंसी इस कॉन्ट्रैक्ट को रख रहे हैं, जिस इवेंट के होने पे हमें तो पता ही नहीं था कि वो इवेंट इम्पॉसिबल था, ठीक है। ये कोई ग्राउंड नहीं रहेगा कि जो एनफोर्समेंट जो पार्टी कर रही है वो ये नहीं कह सकती कि मेरे को तो पता ही नहीं था, ना इसको पता था जिस टाइम हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है सबकी नज़रों में। नहीं, वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट, भले ही इम्पॉसिबिलिटी किसकी, उस घटना की, इज नोन और नोट टू द पार्टीज, पता थी या नहीं थी, पार्टीज को पता नहीं थी, टू द एग्रीमेंट जो कि करार की पार्टीज हैं, एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, उस टाइम नहीं पता थी जिस टाइम वो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट हुआ एक इम्पॉसिबल इवेंट के होने का, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन देता हूँ मैं एक, ए एग्रीज टू पे बी 1,000 रुपीज़, ए एग्री करता है बी मैं तेरे को 1,000 रुपये पे करूँगा, कब करूँगा? इफ, अगर तो टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज अ स्पेस द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो कहता है ए बी से कहता है मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा अगर ये दो जो लाइट हैं, जो ये सूरज की किरणें हैं, जो ये सीधी सीधी जा रही है, जो पैरेलल लाइंस हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे के पैरेलली चल रही हैं, ये स्पेस में जाके ऐसे मिल जाती हैं, तो क्या जो दो सीधी सीधी चीज़ें जा रही हैं वो स्पेस में जाके ऐसे कभी मिल सकती हैं? वो हमेशा सीधी सीधी घूमेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही जाएगी, क्या स्पेस में उनकी गोलाई ऐसे हो जाएगी? नहीं होगी। तो वो एग्रीमेंट उनके बीच में, ए और बी के बीच में शुरू से ही वॉइड है, क्योंकि उसमें इम्पॉसिबिलिटी है। क्या ये लाइन्स कभी मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। अब हम इलस्ट्रेशन बी भी पढ़ते हैं सेक्शन 36 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आईसीए में ज़्यादातर प्री में इन इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चंस बनती हैं, ठीक है। ए एग्रीज टू पे बी 1,000 रुपीज़ इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी, ए बोलता है बी को कि मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा अगर बी तू मेरी बेटी सी से शादी कर लेता है, तो ठीक है, हो जाता है उनके बीच में, ये वो बातें हो जाती हैं। सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और सी जो ए की बेटी थी जिसके बारे में वो शादी की बातें चला रहा था, सी तो मरी हुई है,
ठीक है। तो द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो यह करार वॉइड है, शून्य है। अब भाई जो मरा ही हुआ है उसके लिए अब ए उसके लिए क्या वो करारनामा कर रहा है और क्या कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे दूंगा। जो भाई जो तेरी लड़की मरी हुई है उसके लिए तू क्यों एग्रीमेंट कर रहा है, उसको क्यों पैसे दे रहा है शादी करने के लिए, तो वह वॉइड है। तो ये और जो हमारा इसका लेटर पार्ट था 36 का लेटर पार्ट, वो इसी एक्सप्लेनेशन इसी इलस्ट्रेशन से क्लियर भी हो रहा है। ए को बेशक से पता भी ना हो कि भाई सी मर चुकी है, ए मान के चलो गोवा में बैठा हुआ है, ए और बी गोवा में बैठे हुए हैं, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, और ए उससे थोड़ा बड़ा एज में, तभी उसकी बेटी बड़ी है, और बी से कहता है, बी अभी कुंवारा है, अनमैरिड है, तो कहता है भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, बी तू बहुत अच्छा बंदा है लेकिन मैं तेरे को पैसे दे दूंगा अगर तू मेरी बेटी से शादी करता है तो। और सी जो हालांकि जो ए और बी गोवा में घूमने गए होते हैं लेकिन ओरिजिनली वो रेजिडेंट्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं दिल्ली के। तो अब क्या होता है, जो सी है उसकी बेटी वो घर में सुसाइड कर लेती है, मान के चलो सुसाइड कर लेती क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही होती है, डिफिकल्टी आ रही होती है, ठीक है। तो ए को क्या पता था, हम तो यहाँ घूमने आए हुए हैं ए और बी, मैं एक वादा कर लेता हूँ बी के साथ कि तेरे को पैसे दूंगा अगर तू मेरी बेटी सी से शादी करेगा। और सी उसको क्या पता था ए को कि सी ने घर पे खुदकुशी कर ली, नहीं पता था ना। तो ये हमारा 36 का लेटर पार्ट इसी को क्लियर कर रहा है कि वेदर जब वो एग्रीमेंट एक कंटीजेंट एग्रीमेंट बन रहा था, एक ये ऐसी बात की जा रही थी, कौन सी बात, whether the impossibility of the event is not or known or not to the parties to the agreement at the time of when it is made। जब यह करारनामा उनके बीच में बन रहा था, ए जब बोल रहा था बी को कि तेरे को पैसे दूंगा, क्या ए को पता था, नॉन था ये फैक्ट कि सी ने खुदकुशी कर ली है घर में मेरी बेटी ने, नहीं पता था ना। तो ये भी इमैटीरियल है इसमें, ठीक है, डिसाइड करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में आ जाएंगे हम, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब परफॉर्मेंस कैसे होगी अनुबंधों की वो बताया हो। परफॉर्मेंस मतलब भाई जो टर्म्स थी वो पूरी हो गई, जो कंटिजेंसी थी वो पूरी हो गई। अब परफॉर्मेंस कैसे होगी, उसको हरकत में कैसे लाया जाएगा, एक पार्टी एनफोर्स कैसे कराएगी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 में दिया गया है। तो इसमें सेक्शन यही सबसे लेंथी चैप्टर है, चैप्टर 4 इसका आईसीए के फर्स्ट पार्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो चैप्टर 4 है वही सबसे लेंथी है, जिसमें है सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 67 तक, ठीक है। तो आज हम इसके मोटे मोटे सेक्शन 37, 38, 39 और 40 37 से लेके 40 तक ही करेंगे क्योंकि हमने 10 सेक्शंस का टारगेट लिया होता। अब सेक्शन 37 ओब्लिगेशन टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या दायित्व है, क्या ड्यूटीज है, ओब्लिगेशंस क्या हैं जो दल हैं किसके, अनुबंध के। अब मान के चलिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलिए घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है, ए बी का घर खरीदेगा और बी उसको, ठीक है, ए बी का घर खरीदेगा, बी उसको अपना घर देगा और ए उसको पैसा देगा, ठीक है। तो अब इसमें कंसिडरेशन भी है और प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट मैटर भी है, और उसका ए का जो ऑब्जेक्ट है कि भाई मैं इसको अपने निवास स्थान की तरह यूज़ करूँगा, तो वह भी बिल्कुल वो है, लॉफुल है। तो 37 यही बता रहा है। अब भाई उनके बीच में ओब्लिगेशंस वो डिस्चार्ज कैसे करेंगे, ये 37 बता रहा है। ओब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या दायित्व हैं, जो दल हैं, किसके दल हैं, एक अनुबंध के दल हैं। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म। तो जो पार्टीज है, जो दल हैं एक अनुबंध के, मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो उनमें से कोई एक परफॉर्म कर दे। भाई कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें एक ने कोई परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है, तो या तो वो उनमें से कोई भी परफॉर्म कर दे, और ऑफर टू परफॉर्म, या परफॉर्म करने के लिए ऑफर करे कि भाई मैं आज परफॉर्मेंस करूंगा, मैं आज तेरे को ऑफर कर रहा हूँ कि आजा पोजीशन में प्लॉट की, ठीक है। उसने परफॉर्म किया ना, ऑफर तो परफॉर्म किया ना। बी ने अब बोला ए को कि भाई तुम मेरा घर लेना चाहते थे, आज मैं तुमको बताता हूँ, आज मैं तुमको बोलता हूँ, बी बोल रहा है इसे कि आ जाओ मेरे घर में कब्जा ले लो। उसने ऑफर टू परफॉर्म किया कि अब परफॉर्म करो अपना पार्ट जो तुमने मेरे घर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस, और क्या परफॉर्म करेंगे वो, अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिस जो ए ने बी से किया होता कि तेरा घर लूंगा वो तू परफॉर्म कर, और बी ने ए से बोला हुआ था कि मैं तेरे को अपना घर का कब्जा दे दूंगा, पोजीशन दे दूंगा, ठीक है, कंसिडरेशन के बदले। तो अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिस वादे परफॉर्म करो। अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद। अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, ऐसी परफॉर्मेंस ही डिस्पेंस है, उसको खारिज किया हुआ है कि नहीं होगा ये परफॉर्म विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उस परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज किया हुआ है। एक्सक्यूज क्यों किया हुआ है, इधर वो किसी डेफिशिएंसी, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसलिए इस आईसी ने उसको एक्सक्यूज किया हुआ है, मतलब टाला हुआ है। और ऑफ एनी अदर लॉ, या कोई किसी और अन्य कानून में जो इंडिया में एनफोर्समेंट में है, उस कानून की वजह से उस अनुबंध को एक्सक्यूजमेंट मिली हुई है, ठीक है।
या उस कानून की वजह से उसको डिस्पेंस किया गया है, ठीक है, तब वो परफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। अब सेक्शन 37 का पैरा 2 हम पढ़ते हैं। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स। जो प्रोमिसर्स हैं, जो कि जैसे मैं अब मोहित मिस्टर एक्स को बोलता कि मिस्टर एक्स अपना प्लॉट बेचोगे, मिस्टर एक्स बोलता है हाँ मोहित बेच दूंगा, मगर कितने पैसों में दोगे, वो बोला 20 lakhs में दे दूंगा। मैंने बोला यस डील डन, वो भी एक्सेप्टेंस दे देता है, मैं भी बोल देता हूँ डील डन। तो यही कह रहा है, प्रोमिसर बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स। अब मैं प्रोमिसर था ना, मैंने उनको बोला ना, मैंने इच्छुकता रखी कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, वो बोला भाई दे दूंगा 20 lakhs में। उसने मेरा ऑफर घर ही खरीदने का एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसको 20 लाख दूंगा और वो मेरे को अपना घर देगा। तो यही कह रहा है। तो मैं इस केस में प्रोमिसर था, मैंने वादा किया था ना, मैंने एक इच्छुकता रखी थी, वो उसने एक्सेप्ट कर ली मिस्टर एक्स ने। तो प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सच प्रोमिसर्स। तो अगर खरीदने वाले की, उस घर के खरीदने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उसके एलआरस को, लीगल एयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी वादे बाइंड कर देते हैं, अपने उसमें ऑब्लिगेशंस में ले लेते हैं, ठीक है, बिफोर परफॉर्मेंस, ठीक है। और वो क्यों ले लेते हैं, क्योंकि भाई जो प्रोमिसर था उसकी परफॉर्मेंस करने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट की उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, उनके एलआरस को बाइंड कर दिया जाता है, मतलब उनके एलआरस भी अब ऑब्लिगेशन में ओब्लाइज्ड हैं कि वो क्या करेंगे, भाई घर खरीद, अब उसको पैसे दे और वो तेरे को घर दे देगा एक्स, ठीक है। अनलेस, इसकी भी एक्सेप्शन है, कब नहीं हो सकता एलआर ओब्लाइज, ऑब्लिगेशन एलआर पर कब नहीं आ सकती, अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में खुल के लिखा हुआ है, उन्होंने पार्टीज ने, मोहित ने और मिस्टर एक्स ने खुलकर ही कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ है, अनुबंध में यह लिखा हुआ है कि भाई मिस्टर एक्स, मैं तेरा घर तभी लूंगा, तभी लूंगा, मेरे जीते जी मैं तेरा घर लूंगा, ठीक है। कोई ए, जैसे मान के चलो ये डेथ का एग्जांपल है, ए एक्स का घर लेना चाहता है, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म लिखवाई हुई है, भाई जब तक ये परफॉर्मेंस इस कॉन्ट्रैक्ट की तभी होगी जब तक कि मैं जी रहा हूँ, मैं जीते जी ले लूंगा भाई, डेट ऑफ परफॉर्मेंस सेट हो गई, मान के चलो आज एग्रीमेंट हुआ और 2 महीने बाद की डेट ऑफ परफॉर्मेंस सेट हो गई, तो ए कह रहा है कि 2 महीने बाद मेरे को परफॉर्म करना अपना पार्ट, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मेरे को अपना घर देगा रहने के लिए, मतलब मैं तेरे घर को खरीद लूंगा और मैं तेरे को पैसे दूंगा, कंसिडरेशन हो गई। तो अब 2 महीने पहले अगर वो ए है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में उसके एलआरस की ड्यूटी बन रही है, वो ऑब्लिगेशन बन रही है कि वो पैसे देंगे और उसके घर को लेंगे, एक्स के घर को। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ए ने यह लिखवा रखा है, अगर भाई मैं मर जाता हूँ इस परफॉर्मेंस के समय से पहले, तो मेरे एलआरस को आप बाइंड नहीं करोगे, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को आप बाइंड नहीं करोगे, उनके कोई दायित्व नहीं बनेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो यही होता है इसका मतलब, अनलेस अ कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 37 पूरा। अब सेक्शन 38 हम पढ़ेंगे, फिर 39 और फिर 40, ठीक है। अब सेक्शन 38, अफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये पढ़ेंगे, क्या नतीजा है किसका, रेफ्यूजल कर दिया, मना कर दिया किसको, टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। जो जिसने एक्सेप्टेंस दी थी वो परफॉर्म भी कर रहा है अपना प्रॉमिस, अपना पार्ट, लेकिन जो अगला बंदा है वो मना कर रहा है कि छोड़ भाई, मैं तेरा ये जो तू कर रहा है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हमारे बीच में ये डील ही नहीं थी। तो इसके अब और डीपली बॉडी में पढ़ेंगे क्या कह रहा है। व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, जब एक प्रोमिसर ने कुछ परफॉर्मेंस का ऑफर कर दिया किसको, प्रोमिसी को, मान के चलिए ए प्रोमिसर है और बी प्रोमिसी है, तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था, और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हुआ पड़ा था कि भाई ए बी से घर खरीदेगा और बी उसको घर देगा ए को, उसके बदले में ए बी को 20 लाख रुपीस देगा, ठीक है। तो इसी में ये कहता है, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी। अब भाई डेट ऑफ परफॉर्मेंस आ गई और ए ने बोला कि भाई अब मैं आपको ऑफर देता हूँ कि भाई आज आ जाओ रजिस्ट्रार के ऑफिस में और रजिस्ट्री करवा दो और अपने पैसे में से, अभी मैंने चेक भरा हुआ है, कैश है, जो भी ले लो, ठीक है। एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, और जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मतलब इसमें मान के चलिए अभी उसने रजिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया, मान के चलिए ए ने बी को बोला कि भाई घर देगा, उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो यही कह रहा है, एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, और किसका ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसके परफॉर्मेंस का, ठीक है, कि भाई मैं परफॉर्म आज करूंगा या नहीं करूंगा, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एंड द प्रोमिसर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और जो प्रोमिसर है, जो ए है, जो उसका घर ले रहा था बी का, वो अब
रेस्पॉन्सिबल, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही है किस चीज़ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो पहले बता चुका है, नो डज ही देयर बाय लूज इज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे में अब वो राइट भी नहीं खोता है, कौन, प्रोमिसर। भाई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था, उसने ऑफर किया, बी को ऑफर किया, जो घर लिया हुआ था उसने ऑफर किया कि भाई आ जाओ, आज डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, आ जाओ परफॉर्मेंस कर लो और पैसे ले लो। और अब जो प्रोमिसी है वो आ नहीं रहा है रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने। तो अब प्रोमिसर का यहाँ क्या डिफॉल्ट है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसने तो बोला है कि आ जाओ अब परफॉर्मेंस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूडेड बनाते हैं। पर अब जो बी है वो नेगलेक्ट कर रहा है, आ नहीं रहा, रेफ्यूज़ कर रहा है, या उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी उसको उसके परफॉर्मेंस के ऑफर को। तो यही कह रहा है अब, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, तो हर उस ऑफर में जो परफॉर्मेंस का ऑफर होगा उसमें यह वाली कंडीशंस होनी चाहिए। 1, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसा कि बना था तुरंत उस दिन डे 1 जैसा बना था, और पार्टीज के बीच में जब एग्रीमेंट से वे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव हुए थे तो जिस हिसाब से वो कंडीशन थी वही होना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल, बिना कोई शर्ती होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में जो थी कंडीशंस वो तो थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई और कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, और जो परफॉर्मेंस के लिए प्रपोजल है, जो प्रोमिसर करेगा, वो एक प्रॉपर समय पे और एक प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by the promise to do, और ऐसे समय पे होना चाहिए और ऐसी जगह पे होना चाहिए और ऐसे हालातों में होना चाहिए कि जिस जो व्यक्ति प्रोमिसी है उसको सारी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई जो हमारे बीच में वादा था और ये प्रोमिसर अब इस वादे को निभा रहा है, क्या उसको असर्टेन करने के राइट नहीं है प्रोमिसी को कि उसको कुछ गुड्स मिलने वाले हैं जो उसने ऑर्डर किए थे बल्क में, क्या उसको इतनी भी राइट नहीं है कि भाई वो एक बार असर्टेन कर ले कि ये जो सब्जेक्ट मैटर था इस कॉन्ट्रैक्ट का कि ये चीज़ वही है या नहीं है। बिल्कुल राइट है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। मान के चलिए हम इसका सेक्शन 38 के इसका क्लोज 2 का, इस पॉइंट 2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भाई ए ने बी से घर खरीदने की डीलिंग की, ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन बी का घर कुछ ऐसा था कि इतना सुंदर था कि उसमें एक बाहर हाथी का वो एक जो मूर्ति होती है, जो डिजाइनर होती है, बहुत बड़ी एक हाथी की मूर्ति लगी हुई थी। तो ए को वो ही इतनी पसंदीदा आ रही थी कि उसने उसका घर खरीदने की डीलिंग कर दी, उसको 50 लाख रुपीज़ का ऑफर कर दिया बी को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए 1 महीने बाद बोलता है भाई आ जाओ परफॉर्म करो अपने प्रोमिस को, ठीक है, अपने प्रोमिस को आओ रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री करो। अब ए कहता है चलो यार एक बार मैं तुम्हारे घर को देख लेता हूँ दोबारा से, परफॉर्मेंस करने से पहले। उस दिन 1 घंटे पहले आ जाता, देखता है हाथी गायब नहीं है, अब वो हाथी वहीं है नहीं, वो गायब है। जिसके लिए वो घर खरीदा था वो भाई इतना बड़ा हाथी था, उसको 100 पीस में अच्छा लग रहा था वो घर पे बाहर खड़ा हुआ, अब वो हाथी नहीं है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऐसे में देखने के लिए, ठीक है। यही हमारा 38 का पॉइंट 2 कहता है। 38 का पॉइंट 3, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, अगर ऑफर क्या है, कुछ ऑफर ये है कि कुछ ऑफर ही डिलीवर होना है, कुछ एक वस्तु ही डिलीवर होनी है टू द प्रोमिसी, और किसको होनी है, प्रोमिसी को, जो अदर पार्टी है। प्रोमिसर ने डिलीवरी करनी है किसी ऑफर की, ठीक है, किसी वस्तु की, किसको, प्रोमिसी को। द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इन द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय द प्रोमिस टू डिलीवर। तो जो प्रोमिसी को वो वस्तु डिलीवर होनी है तो प्रोमिसी के पास ही पूरी राइट है, क्या राइट है, कि भाई वो देख सके, असर्टेन कर सके, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो देखने का, सी करने का, क्या जो प्रोमिसी जिसके लिए बाउंड था, बाध्य था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या यह वही प्रॉपर्टी है या वही संपत्ति है जो ये डिलीवर कर रहा है, कोई दूसरी न्यारी है, उसको इतना मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 38 का लेटर पार्ट, एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस। अब एक ऑफर दिया गया किसको, भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा ए है जो कि प्रोमिसर है, और लेकिन जो प्रोमिसी हैं जो वो पांच है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब प्रोमिसर ने ऑफर दे दिया उन 5 में से एक को, तो माना जाएगा हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। अगर प्रोमिसर ने अब प्रपोजल का मतलब वो परफॉर्मेंस का ऑफर उन पांच प्रोमिसेस में से एक को भी दे तो माना जाएगा, क्या लीगल इफेक्ट निकलेगा उसका, क्या कानूनी कॉन्सिक्वेंस परिणाम निकलेगा कि भाई परफॉर्मेंस जो ऑफर मेड किया गया है वो सबको मेड किया गया है, ठीक है। अब उस एक प्रोमिसी की ड्यूटी है कि वो दूसरों को इंतला कर दे कि भाई उसने बोला है कि आज मैं परफॉर्मेंस करूंगा, ठीक है। तो यह था हमारा 38 का लेटर पार्ट। अब करेंगे आप 39।
फिर हमारे 39 और 40 दो ही बच जाएंगे। 39 अफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस होली। अब क्या नतीजा निकलेगा अगर एक पार्टी ने अफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस होली। अब नतीजा क्या निकलेगा अगर पार्टी को एक अनुबंध पूरा परफॉर्म करना था, पर वो कहता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, मैं भाग में कर दूंगा, पार्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दूंगा, लेकिन पूरा नहीं कर रहा मैं। तो मान के चलिए एक हाई राइज, एक पेंटर है जो सफेदी करता है, वो है पेंटर है, तो उसको एक हाई राइज बिल्डिंग में पेंट का ठेका दिया गया था, ठीक है। अब क्या होता है भाई, हाई राइज बिल्डिंग थी वो 50 मंजिल की, 50 मंजिल, अब वो एक साल के लिए, एक साल में काम पूरा होना था। अब एक को चाहिए बहुत ज़्यादा वो लेबर। अब लेबर ये अपने गांव से लिया है कम से कम 500 व्यक्तियों को, और उसने उस हाई राइज बिल्डिंग में ठेका ले लिया पूरे 5 करोड़ का, ठीक है। अब क्या होता है, हाई राइज बिल्डिंग में काम इतना, अब काम खत्म हो के ही ना थे। जो एक ही जो 500 लेबर्स थी, उसमें से 300 लेबर काम देख के 6 महीने में भग जाती है। अब हाई राइज बिल्डिंग का काम 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब नीचे जब पेंट हुई है, उसका मिडल से लेके वो टॉप फ्लोर तक अब उसका काम पेंडिंग है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है पेंट का, जो हाई राइज बिल्डिंग के ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कहता है जी मेरी लेबर चली गई, और ये जो मेरे पास 250 बंदे जो बचे हुए हैं, जो चले गए मेरे गांव वाले, वो कर नहीं रहे। अब जो 250 बंदे जो लेबर मेरे पास है, ये भी मना करिए, हमको भी नहीं करना। तो अब क्या ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या अपना संपूर्ण तरीके से अपना पार्ट प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो यही कह रहा है कि भाई या तो प्ले करो संपूर्ण तरीके से, होली को पार्ट में परफॉर्मेंस नहीं अलाउड है। तो अब देखिए 39 व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म। जब एक अनुबंध में कोई भी पार्टी इधर प्रोमिसर या प्रोमिसी रिफ्यूज कर देते कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा इस अनुबंध की, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल लेता है कि वो डिसेबल हो चुका है, मतलब या तो जानबूझ के कोई ऑफेंस कर देता है ताकि वो जेल में चला जाए और इस परफॉर्मेंस से बच जाए, ठीक है। हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी। और क्या करता है वो, ऐसा करके अपने आप को डिसेबल करके और रेफ्यूज करके अपने प्रॉमिस को जो पूरा उसको निभाना था उससे बचता है, ठीक है, उससे बचता है ताकि मैं पूरा ना निभा सकूं। द प्रोमेसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब प्रोमेसी, अब वो कॉन्ट्रैक्टर उस बिल्डिंग के अब वो बिल्डिंग के मालिक, जो हाई राइज बिल्डिंग के मालिक है, वो क्या करेंगे, एंड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध को खत्म कर देंगे। अनलेस, और कब करेंगे, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। तो प्रोमेसी ने, उस हाई राइज बिल्डिंग के ओनर ने अगर एक्विजिशंस दे दी ना, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि एक साल में तो अब ये पूरा हो नहीं पाएगा, आपके आधी हाई राइज बिल्डिंग तो हमने पेंट कर दिया, लेकिन जो आधी बची हुई है वो मैं आने वाले 1 साल में करूँगा, क्योंकि अब सारे गांव वाले थक चुके हैं और इस बिल्डिंग को आधा पेंट करके सबकी जान से निकल चुकी है। लेकिन मैं अब अगले साल जो आपकी आधी बिल्डिंग हुई है इसको कर दूंगा। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डिंग के ओनर थे उसने अपनी सहमति कर दी कि ठीक है चलो अगले साल करते हैं, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, ये हाफ जो पेंट हुई है इसमें भी ये हाई राइज बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही है, यूनिक सा डिज़ाइन निकल के आ रहा है। सो अब भी माना जाएगा अगर उनने वर्ड से, मुंह से बोले वो शब्द से या कंडक्ट से उसको स्वीकार कर लिया ना, जो पेंटर था, उस कॉन्ट्रैक्ट जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता उस बिल्डिंग को पेंट करने में, तो माना जाएगा उनके बीच में अब कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब वो बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग के ओनर है उसको अब एंड नहीं कर सकते उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसने बिल्डिंग ओनर्स ने अब एक्विजिशंस दे दी है। उसने बोला, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने पेंट का ठेका लिया था, उसने रिक्वेस्ट करी कि सर अगले साल कर दूंगा। उन्होंने बोला, खुल के मुंह से वर्ड से बोलते कि चलो अगले साल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके बीच में कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर अब अगले साल भी भाई अभी उसी टाइम एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है, अब अगले साल भी वह नहीं करता है तो अब ब्रीच होगा ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब वोलेशन होगी हाई राइज बिल्डिंग के ओनर की, ठीक है। तो यह था हमारा 39। अब हम आज का लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 40 है वो पढ़ेंगे। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। अब कौन अनुबंधों को परफॉर्म करेगा, ठीक है, यही 40 में दिया हुआ है। अब 40 से लेके 45 तक इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 40, पर्सन बाय हुम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म। अब वह कौन से व्यक्ति हैं जो एक वादे को परफॉर्म करेंगे, मतलब अपना वादा निभाएंगे जो उन्होंने वादा किया हुआ है, ठीक है। अब बॉडी पढ़ते हैं सेक्शन 40 की। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, अगर यह दिखाई देता है किससे, केस के, दीवानी मुकदमे के, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मुकदमा डला हुआ है ब्रीच का या किसी का भी परफॉर्मेंस का, उसके केस से दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, की एक नीयत थी दोनों जो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है ना, उनमें से किसी भी पार्टीज की कोई इंटेंशन थी, मतलब उनके दिमाग में कोई मंशा थी, और वो क्या मंशा थी, अच्छी मंशा थी कोई, या दोनों पार्टीज के दिमाग में जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रोमिसर है प्रोमिसी उनके बीच में मंशा थी, क्या थी,
डेट एनी प्रोमिस कंटेंट इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, कि जो प्रोमिस जो वादा हुआ है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में, तो जो ये प्रोमिसर है ये इसके द्वारा ही होना चाहिए, यही इसको परफॉर्म करेगा, मतलब सेल्फ परफॉर्म करेगा, किसी और से करवाएगा नहीं। सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, तो फिर ऐसा वादा प्रोमिसर के द्वारा ही परफॉर्म होगा, हरकत में किया जाएगा, ठीक है। इन अदर केसेस, और दूसरे केसेस में क्या हो सकता है, दूसरे मुकदमों में यह भी हो सकता है, द प्रोमिसर और इज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। इन अदर केसेस अ प्रोमिसर और इज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। अगर इंटेंशन नहीं थी पार्टीज की कि प्रोमिसरी सेल्फ अपने हाथों से वह परफॉर्म करेगा उस प्रोमिस को, यह इंटेंशन नहीं थी पार्टीज की, तो प्रोमिसर अब किसी और व्यक्ति को कार्य पर लगा सकता है, और जो कि उस व्यक्ति को कार्य पर लगाएगा जो कि सक्षम है उस प्रोमिस को, उस वादे को परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। तो सेक्शन 40 में हमें फर्स्ट पार्ट में तो इंटेंशन देखने को मिलती है, अगर पार्टीज की इंटेंशन थी कि प्रोमिसर ही इस वादे को परफॉर्म करेगा तो भाई प्रोमिसर की ड्यूटी है, बाउंड है वो, तो वही करेगा। और अगर पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट में आने के दिन, कि प्रोमिसर इसको परफॉर्म करेगा, मतलब प्रोमिसर इसको परफॉर्म ना करे तब भी चल जाएगा, तो प्रोमिसर क्या करेगा, अब किसी और व्यक्ति को जो कैपेबल है, जो कॉम्पिटेंट है इस वादे को परफॉर्म करने के लिए, उसको कार्य पर लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा फिर कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट एक बन जाएगा। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 40 पूरा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान के चलो एक ए बंदा है, उसका एक हाई फाई म्यूजिक स्कूल है गुड़गांव में, और वो जो हाई फाई म्यूजिक स्कूल है वो ए का इसलिए से इतना हाइप में इतना चल रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था ए, मान के चलो उसके मतलब वो अरिजीत सिंह का भी गुरु था वो, जो ए गुड़गांव का जो नागरिक है और जिसने एक म्यूजिक स्कूल खोला हुआ है। अब उसके सारे कस्टमर्स जो अपने बच्चों को लेके आते हैं म्यूजिक सिखाने के लिए, वो इसी के लिए आते हैं क्योंकि भाई ए एक प्रोफेशनलिस्ट, एक प्रोफेशन वाला, एक अच्छा बिल्कुल सक्षम म्यूजिशियन है, और वो हमारे बच्चों को भी अपने तरीके से संगीत बढ़िया सिखाएगा। तो अब जो एक पेरेंट होता है बी, जिसका कि चाइल्ड होता है सी, ठीक है, चाइल्ड सी होता है, वो उसको ए के म्यूजिक स्कूल में बी लेके आता है सी को, और बोलता है सर ये मेरा बच्चा है, इसको भी आप अपनी तरह बिल्कुल अरिजीत सिंह का भी उस्ताद बना दो, ठीक है। तो अब इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इंटेंशन जो उस सी बच्चे की मदर आई है, उसका फादर आया बी, वो उसकी इंटेंशन पर निर्भर करता है, या तो वो वहीं बोल दे कि सर आपको पर्सनली सिखाना पड़ेगा सी को म्यूजिक, ठीक है, ये नहीं कि मैं आज इसको छोड़ दूँ, आज तो आप इसको सिखाओ क्योंकि आपको पैसे मिल चुके हैं मोटे, और कल को आप जो अपने आपके जूनियर जो आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है वो इसको संगीत सिखाने, नहीं नहीं नहीं, ये इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर बी ने बोला, उसके सी के पापा ने या मम्मी ने बोला जब उसका एडमिशन करवा रहे थे उस इंस्टीट्यूट में, म्यूजिक इंस्टीट्यूट में, उस ए के, कि सर आपको ही सिखाना पड़ेगा क्योंकि ये हम आपकी गुडविल की वजह से आए हैं, क्योंकि आप इतने महान म्यूजिशियन हो, इसकी वजह से हम आए हैं, ठीक है, तो आपको ही सिखाना पड़ेगा अब इसको म्यूजिक। अगर नहीं सिखाया तो, अगर सॉरी ये इंटेंशन नहीं थी उसकी बी की, उस सी की मम्मी की या पापा की नहीं थी, तो अब बेशक से अब प्रोमिसर किसी और व्यक्ति को एम्प्लॉय कर देगा। एम्प्लॉय क्यों कर देगा कि अब इंटेंशन नहीं थी ना बी की, उसने कुछ बोला नहीं कि भाई प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा। अब फिर ए की पूरी राइट्स है कि अब भाई जो उसने स्टाफ जो नीचे हायर कर रखा है वह भी उस सी को म्यूजिक सिखा सकता है, ठीक है। अगर अब कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो थोड़ा बहुत ब्रीच में जाएगा, लेकिन जो प्रोमिसर को अब परफॉर्म करना था उससे भी हट जाएगा, क्योंकि जब पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करता है मेनली कि परफॉर्मेंस प्रोमिसर पर्सनली देगा या फिर किसी अपने सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंट पर्सन से करवाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक पेंटर होता है जो कि ए है, वो बहुत मशहूर पेंटर है, और बी क्या करता है, अपने उसको बी को अपना पोर्ट्रेट बनाना है उससे, मतलब अपने मुखड़े को छपवाना है एक पेपर पर। तो बोलता है ए उसके स्टूडियो में आ जाता है एक दिन, बी उसके ए के स्टूडियो में चला जाता है कि सर मेरे को अपना मुखड़ा बनवाना है आपसे, आप कितने पैसे लोगे। ए बोलता है भाई मैं बहुत प्रोफेशनलिस्ट पेंटर हूँ, मैं तो 2 लाख रुपए लूँगा। बी रेडी हो जाता है, यार 2 लाख तो कुछ नहीं है, वो बहुत अमीर आदमी, तो बी रेडी हो जाता कि दे दूंगा, चलो कोई नहीं। तो अब इंटेंशन, या बी की इंटेंशन देखी जाएगी, क्या इंटेंशन देखी जाएगी कि अब भाई ए के ऑफिस में जो पेंटर होता है उसके पास और भी बहुत प्रोफेशनलिस्ट उसके जूनियर्स हैं जो उससे भी अच्छा कार्य करते हैं, पर बी को करवाना किससे है, अपना मुखड़ा किससे पेंट करवाना है, उस ए से ही करवाना है। तो वहाँ पे अगर बी ने बोला ए को कि सर आप ही बनाओगे, जो आप मेरे को टाइम दे रहे हो, तो एक हफ्ते बाद कि 1 हफ्ते बाद आप टाइम निकाल के आ जाइए और आपको 6 घंटे बैठना पड़ेगा और मैं आपका हूबहू फेस इस पर बना दूंगा। तो ये
बी की इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है कि सर आप ही बनाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रॉमिस फिर आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा पर्सनली। अगर उसकी ये इंटेंशन है, वो बोलता है उस टाइम कि आप ही मेरे मुखड़े की ड्राइंग बनाओगे, ठीक है। तो अगर उसने उस दिन नहीं बोला तो अब बेशक से जो पेंटर है वो अब अपने किसी जूनियर से बनवा दे, उसको बता दे जिस दिन वो बनवाने आएगा, अरे वो ये मेरा जूनियर है, ये मेरा भी उस्ताद है, ठीक है, ये तुम्हारा मुखड़ा बहुत अच्छे से बनवाएगा। तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंशन, जो हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि एक पार्टीज की इंटेंशन पे निर्भर करता है कि प्रॉमिस को प्रोमिसरी परफॉर्म करेगा या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन ही करेगा परफॉर्म। तो इंटेंशन कब जाहिर करनी है, वो इंटेंशन कब जाहिर करनी है भाई, जिस दिन आप जिस दिन प्रोमिस में आ रहे हो, वादा कर रहे हो, या जिस दिन वह आप परफॉर्मेंस होनी है। तो जिस दिन आप प्रोमिस में आ रहे हो, उस वादे में आ रहे हो, तो उस दिन आपको अपनी इंटेंशन जाहिर करनी पड़ेगी, ठीक है। उस दिन नहीं, जिस दिन परफॉर्मेंस होनी, उस दिन आप कहोगे तो वो तो कुछ और, जो प्रोमिसर है वो तो कुछ और हिसाब किताब लगाए बैठे होगा। तो कैसे एक्चुअल में इंटेंशन दिखेगी? उस दिन आप बोलोगे जिस दिन आप उसके पास गए हो, जिस दिन प्रोमिस वो बना है। पहले तो वो ओनली ऑफर और ऑफरी के बीच में घूम रहा था, ठीक है। अब जिस दिन वो वादा, जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई प्रपोजल की, जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई, वो बन गया सीधा प्रोमिस बन गया, वादा बन गया, ठीक है। तो अब उस दिन जिस दिन अब बी ए के पास गया, उस दिन में बी बताएगा कि सर मैं आपसे ही बनवाना चाहता हूँ अपना मुखड़ा, अपना चित्र मैं आपसे ही बनवाना चाहता हूँ, आपके जूनियर से नहीं। तो अब ए बनाएगा उसका मुखड़ा। अगर वो ब्रीच करता है, वो ब्रीच अब अदर रीजन ये होंगे कि भाई पर्सनल सर्विस दे रहा है, अब जो जिसके अंदर टैलेंट होता है वो बिल्कुल भी मना कर सकता है, बिल्कुल मना कर सकता है कि मैं नहीं बना रहा। तो अब वो ब्रीच का केस डाल सकता है, लेकिन उसको अब कोर्ट भी नहीं कह सकती कि भाई आपके पास स्किल्स है, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करो, आप इसका चित्र बनाओ। नहीं, उसकी मर्जी, भाई नहीं बना रहा तो। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन थी बी की, तो वही उसको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो गया आज का हमारा सेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा, जिसमें हमने सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 40 को पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। तो अब कल की वीडियो में सेक्शन 41 टू सेक्शन 50 कर लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।